एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स कन्वेक्शन, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड अप्लाइड टू फोर्स कन्वेक्शन। मैंने लास्ट लेक्चर में बकिंगहाम पाई थ्योरम की स्टेप्स आप लोगों को समझाए थे, एक्सप्लेनेशन दिया था और एंड में मैंने कहा था कि अब इसके बेस पर हम लोग दो बेसिक थियरी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन के लिए। तो वही चीज़ आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली थियरी हमारे लिए फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन का मतलब ये जीटीयू के अंदर इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। दिस इज द आईएमपी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पर आप लोगों को एग्जाम्पल भी आएगा। एग्जाम्पल आएगा, ये थियरी आप लोगों को आ सकती है। ये थियरी जीटीयू में 4 से 5 बार आ चुकी है। 4 मार्क्स में भी आ सकती है, 7 मार्क्स में भी आ सकती है, तो थियरी को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन जीटीयू में कुछ इस तरह से आएगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकता है। आप लोगों को सीधा लिख दिया होगा दैट डिराइव एन इक्वेशन और डिराइव एन रिलेशनशिप फॉर फोर्स कन्वेक्शन, सिर्फ इतना लिखा होगा। या दूसरे तरीके से आपको पूछ दिया होगा डिराइव एन रिलेशनशिप बिटवीन दिस नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। और तीसरा, derive an equation with the help of the dimensional analysis applied for force convection system। 3 तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। 3 में से कोई भी टाइप का एग्जांपल थियरी आपको पूछा जाए, आंसर आपका सेम है। एक चीज याद रखो, अगर फोर्स कन्वेक्शन है तो आपको ये रिलेशन याद रख के चलना है दैट नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जो थियरी पूछ रहे हैं उसके अंदर ये रिलेशनशिप दे, सिर्फ फोर्स कन्वेक्शन लिख दिया होगा और ये भी लिखा होगा डिराइव एन रिलेशनशिप डिराइव एन रिलेशनशिप फॉर फोर्स कन्वेक्शन। तो रिलेशनशिप आ रहा है, फोर्स कन्वेक्शन आ रहा है, तो आपका आंसर ये होगा। शुरुआत करते हैं, थियरी कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप लोगों को रिलेशन लिख देना है कि फोर्स कन्वेक्शन का रिलेशन क्या है। रिलेशन इज That is the function. Nusselt number is the function of Reynolds number and Prandtl number। तो ये हमारे रिलेशन आ गया। बकिंगहाम पाई थ्योरम का सॉल्यूशन किस तरह से था? तो हमारे पास में जो भी प्रॉपर्टी दी गई है उन सारी प्रॉपर्टी के MLT थीटा आपको पता होने चाहिए, मतलब कि आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो भी प्रॉपर्टी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, इस प्रॉपर्टी के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। जैसे कि नसेल्ट नंबर तो hd/k। नसेल्ट नंबर के फॉर्मूला में जब मैंने लास्ट लेक्चर मेरा जो डायमेंशनलेस नंबर लिया था उसमें मैंने HL/k ये फॉर्मूला आपको समझाया था। आप लेंथ भी ले सकते हो, आप डायमीटर भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि डायमीटर भी आपकी जियोमेट्री प्रॉपर्टी है और लेंथ भी आपकी जियोमेट्री प्रॉपर्टी है। तो उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर hd/k ले लोगे तो भी चलेगा, तो भी आपका नसेल्ट नंबर बिल्कुल सही है। तो नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला बनेगा hd/k, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बनेगा ρVd/μ और प्रांड्टल नंबर का फॉर्मूला बनेगा μCp/3। मतलब आप लोगों के पास में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, बकिंगहाम पाई थ्योरम में मैंने ये समझाया था कि टोटल 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने ये बोला था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो ऑलवेज एक ही होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो हमेशा मोर देन 1 होगा। तो यहां पर हमारे लिए सवाल ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। तो हम सॉल्यूशन ला रहे हैं कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए। अगर आप कन्वेक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली कन्वेक्शन के रिलेटेड कोई एक प्रॉपर्टी या कोई एक कोएफिशिएंट आपके इक्वेशन में होगा, जैसे कि स्मॉल h। स्मॉल h का मतलब क्या होता है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस का कोएफिशिएंट है। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग कंडक्शन के लिए लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग स्मॉल h लेते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कन्वेक्शन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल h इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर दिस ऑल वेरिएबल्स, मतलब कि स्मॉल h आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, बाकी जितने भी वेरिएबल्स है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे आप लोगों के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन में हेल्पफुल होने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि h डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ। अब क्या करना है, जितने भी वेरिएबल आप लोगों के पास में है उन सबकी एक लिस्ट बनाओ। मैंने आप लोगों को मेरे बकिंगहाम पाई थ्योरम की थियरी में भी समझाया था कि कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं होना चाहिए।
हम लोगों को टोटल वेरिएबल चाहिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिल गया, अभी हमको चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काउंट चाहिए, इसका मतलब ये कि आप लोगों के पास में कोई भी वेरिएबल रिपीट ही नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो हम लोग काउंटिंग करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, सबसे पहले डायमीटर डी, तो डायमीटर डी आ गया, ठीक है। फिर के थर्मल कंडक्टिविटी आ गई, रो डेंसिटी, डेंसिटी आ गया, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया, डायमीटर डी आ चुका है यहाँ पर, तो ये रिपीट होगा, इसको हम लोग वापस काउंट करेंगे, नहीं सिर्फ एक ही बार लेना है। म्यू, म्यू आपका डायनामिक विस्कोसिटी आ गया, फिर से म्यू आ चुका है, एक बार काउंट नहीं करना है। सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। के थर्मल कंडक्टिविटी ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, total number of independent variables are 6, total number of dependent variable is 1, dependent variable always 1 होता है, dependent variable 1, independent variable हमेशा एक से ज्यादा होगा, independent variables are 6, मतलब ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के फंक्शन में बनेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल, पता चल गया, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू क्या रखोगे, जब तक आपको यूनिट पता नहीं है। यूनिट अगर पता नहीं है तो आप एमएलटी कैसे बनाओगे, तो हम लोग फॉर्मूला रखते हैं। हमारा पहला वेरिएबल h, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अगर ये फॉर्मूला वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, उस बेस पर आप लोगों का एमएलटी बनेगा m1 t-3 थीटा-1, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। पूरा टेबल आप लोगों को दिया हुआ है बुक के अंदर, टेबल को याद रखना पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी का क्या एमएलटी है, डायमेंशन नंबर वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो फिर पूरा हो गया, ये ध्यान रखना। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, उसका डायमेंशन नंबर बनेगा m1 t-3 थीटा-1। दूसरी प्रॉपर्टी डायमीटर, ट्यूब डायमीटर मीटर होता है डेफिनेटली, मतलब कि L1। फिर होता है वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, L1 t-1। नेक्स्ट फ्लूइड डेंसिटी रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब m1 L-3। फिर फ्लूइड विस्कोसिटी मतलब न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब m1 L-1 t-1। फिर Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि जूल पर किलोग्राम केल्विन, मतलब L2 t-2 थीटा-1। एंड द लास्ट वन इज K थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि वाट पर मीटर केल्विन, ये वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन था, ये वाट पर मीटर केल्विन है, इतना फर्क। m1 L1 t-3 थीटा-1। हमारे पास में सारी प्रॉपर्टी के यूनिट आ गए, सारी प्रॉपर्टी के डायमेंशन नंबर आ गए। नेक्स्ट है कितने पाई इक्वेशन बनेंगे, द नंबर ऑफ पाई इक्वेशंस। देखो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो n, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब द समेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 6 है आपके पास, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल विल बी 7, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 7 आ गए। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल आप लोग 3 लेते थे, मास, लेंथ एंड टाइम। मैंने इसके बकिंगहम्स के एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था कि ये कन्वेक्शन प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर है। यहाँ पर फंडामेंटल वेरिएबल हम लोग लेंगे 4, मास, लेंथ, टाइम एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब के थीटा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स विल बी 4। तो on the basis of this you will get, so total number of pi equations will be, we will apply the equation n minus n will be total number of variable, m will be total number of fundamental variable, 7 minus 4 that is equal to 3. You got the answer 3, means you have total 3 pi equations. You can write this equation like this, function 1 pi 1 pi 2 pi 3 is equal to 0, means you have 3 pi equations. These all pi equations are correlate with each other. वो सारी की सारी pi equation एक दूसरे के साथ में रिलेशन रखती है, तभी जाकर के हमको फंक्शन मिलेगा, तभी जाकर के हमको फोर्स कन्वेक्शन का रिलेशन मिलेगा। That's why over here we have written like this, function 1 pi 1 pi 2 pi 3 is equal to 0. Let's say that this is the equation number 1. क्यों? Because at the end of your solution जब आपको pi 1 pi 2 pi 3 मिलेगा, over here you will put the value, you will substitute the value of the pi 1 pi 2 and pi 3. So the next step is
You got the pi equations. We have the MLT, सारे यूनिट्स हैं, MLT फॉर्मूलाज हैं, pi equations मिल चुके हैं. Now what is the next step? You have to select the repeating variable. हम लोगों को repeating variable का सिलेक्शन करना है. हमारा नेक्स्ट है. क्यों? क्योंकि pi equation की वैल्यू क्या बनेगी? pi equation की वैल्यू कैसे बनाओगे? pi equation कैसे बनाओगे? By which way? ये हमारा रास्ता है, ये हमारी मेथड है. Selection of repeating variables. We are selecting our repeating variables on the basis of the four properties. First one is the geometry, second one is the flow property, third one is the fluid property, and the last one is the thermodynamic property. First one, सबसे पहला geometry property. आप लोग diameter ले सकते हो. You have diameter. Diameter is the geometry property. Let's say that d is your repeating variable. Next, flow property. You can choose velocity, you can choose density. Over here we have selected density as the repeating variable. Density हमारा second repeating variable हो जाएगा. The third one is fluid property. Sorry, flow property. Sorry. Third one is the fluid property. What is their fluid property? You have mu, so you can choose mu as your repeating variable. The last property is thermodynamic property. You have K, thermal conductivity. एक बात हमेशा याद रखना कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब कि H, डिपेंडेंट वेरिएबल को कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल में मत लेना. क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका सब्जेक्ट है. रिपीटिंग वेरिएबल में वो कभी भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि रिपीटिंग वेरिएबल में अगर वो आया तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे पाई इक्वेशन में उसकी वैल्यू आएगी. और जब सारे पाई इक्वेशन में उसकी वैल्यू आएगी तो लास्ट में फॉर्मूला बनाने में हमको तकलीफ पड़ेगी, थोड़ा अरेंजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा. तो बेटर ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कभी भी सिलेक्शन मत करो रिपीटिंग वेरिएबल ओवर हियर. वरना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आप लोग एच भी ले सकते हो, कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट, लेकिन क्या है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए हम लोग इसका सिलेक्शन करेंगे नहीं. तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ योर मटेरियल ये हमारे लिए डिपेंडेंट रिपीटिंग वेरिएबल के सिलेक्शन में आ सकता है. तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब स्मॉल के. हम लोगों के पास वी हैव ऑल फोर वेरिएबल्स. ये सारे के सारे वेरिएबल हम हमारे तीनों पाई इक्वेशन में रखेंगे, पाई 1, पाई 2, पाई 3. सबसे पहले जियोमेट्री प्रॉपर्टी डी आ गया. फ्लो प्रॉपर्टी डेंसिटी आ गया. फ्लूइड प्रॉपर्टी म्यू आ गया. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के आ गया. इस तीन चीज को भूल जाओ, ये तीन चीज को भी भूल जाओ. 4 रिपीटेटिव वेरिएबल, 3 पाई इक्वेशन डी रो म्यू के. ये चारों के चार वेरिएबल आप लोगों को चारों इक्वेशन में रखने, सॉरी तीनों तीन इक्वेशन में रखने. नेक्स्ट है जितने भी रिपीटेटिंग वेरिएबल है उन सारे रिपीटेटिंग वेरिएबल की अपनी खुद की पावर हो. जैसे कि पाई 1 है तो सारे रिपीटेटिंग वेरिएबल की पावर बनेगी a1 b1 c1 d1. लेट्स से ये एज्यूम करके चलना है और इसी की तरफ से आपको सॉल्व करना है. पाई 2 के लिए बनेगा a2 b2 c2 d2 और पाई 3 के लिए बनेगा a3 b3 c3 and d3. क्लियर? मतलब 7 वेरिएबल थे, 7 में से 4 वेरिएबल हमारे पास में आ रहे हैं. ये चारों वेरिएबल आ रहे हैं. अभी भी 3 वेरिएबल बाकी है. अब जो 3 वेरिएबल बाकी है उन वेरिएबल्स को कहा जाता है नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल. नॉन रिपीटेटिंग का मतलब ये होगा कि ये सारे वेरिएबल आपके कोई भी पाई इक्वेशन में सेट हो जाएंगे ओनली फॉर वन टाइम, सिर्फ एक बार. आपको उसको रिपीट नहीं करना है. एक बार आप लोगों ने जो वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया नॉन रिपीटेटिंग, वो दोबारा पाई दूसरे पाई इक्वेशन में या तीसरे पाई इक्वेशन में नहीं आएगा. तो ऐसे कौन से वेरिएबल है जो हमारे इक्वेशन में बाकी है? तो सबसे पहले डेफिनेटली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब कि स्मॉल h. तो स्मॉल h को हम लोग ले लेते हैं हमारे पाई 1 इक्वेशन है. फिर k आप लोगों ने रिपीटेटिंग वेरिएबल लिया है, रो आप लोगों ने रिपीटेटिंग वेरिएबल लिया है, b आप लोगों के लिए बाकी है. तो लेट्स से दैट पाई 2 में आपका b आ रहा है. एंड द लास्ट वन cp आपका रिपीटेटिंग वेरिएबल बाकी, सॉरी नॉन रिपीटेटिंग बाकी है. पाई 3 में हम लोग ले लेते हैं cp. एक और चीज ध्यान में रखना है, जो भी नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल है वो नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल की कोई पावर होगी नहीं. ये इंडिविजुअल होंगे, इनकी कोई पावर आप लोगों को कंसीडर करके नहीं चलना है. कोई पावर नहीं, इंडिविजुअल, ऐसे सिंपल.
ठीक है, नेक्स्ट है सारे पाई इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पाई 1 का सॉल्यूशन करेंगे, फिर पाई 2 का सॉल्यूशन करेंगे, फिर पाई 3 का सॉल्यूशन करेंगे, जो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करते थे। और लोग स्टार्ट करते हैं पाई 1 से। दैट पाई 1 इज इक्वल टू d रेज़ टू a1 rho रेज़ टू b1 mu रेज़ टू c1 k रेज़ टू d1 into h। ये हमारा पाई 1 इक्वेशन है। करना क्या है, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबके एमआईटी फार्मूला आपको रखना है। अभी पाई तो आपका डायमेंशनलेस टर्म है, तो पाई की वैल्यू तो वैसे ही m0 l0 t0 और θ0 है, फिक्स्ड है, ये डायमेंशनलेस टर्म है, पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग। नेक्स्ट डायमीटर d का l1 पावर कितनी a1 मतलब l1 रेज़ टू a1। डेंसिटी रो m1l-3 पावर कितनी b1 मतलब कि b1। म्यू विस्कोसिटी फ्लूइड विस्कोसिटी m1l-1 t-1 m1l-1 t-1 रेज़ टू c1 के थर्मल कंडक्टिविटी m1l1 t-3 θ-1 m1l1 t-3 θ-1 into d1। h कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कोई पावर नहीं है, स्मॉल h m1 t-3 θ-1 m1 t-3 θ-। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो भी बेस मतलब के जो भी प्रॉपर्टी का बेस आपका सेम है, मतलब के मास लेंथ टाइम एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दोनों तरफ से हम लोगों को इनकी पावर को इक्विवेलेंट करना है। मतलब कि m की पावर 0 है तो इक्वल टू द राइट साइड m की जो भी पावर आ रही है उसको हम लोग 0 के साथ में इक्वेट करेंगे। l की पावर 0 है तो इक्वल टू द राइट साइड l की जितनी भी पावर आ रही है उसको हम लोग 0 के साथ में इक्वेट करेंगे। और t की जो पावर है थीटा की जो पावर है सेम एज इट इज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m रेज़ टू 0 मतलब कि m के लिए 0 आपका पावर आ गया इज इक्वल टू, अभी यहां पर m कुछ भी नहीं है नेगलेक्ट कर दो, m 1 into b1 मतलब कि b1 हो जाएगा, m 1 into c1 यानी कि c1 हो जाएगा, 1 into d1 यानी कि d1 हो जाएगा एंड 1 एज इट इज। मतलब जब आपका बेस सेम है तो आप लोग मैच का रूल लगा सकते हो कि अगर बेस सेम है तो पावर का समेशन होता है। पावर का समेशन क्या बनेगा, b1 plus c1 plus d1 plus 1, ये आपकी पावर बनी। दोनों तरफ m आपका बेस है, बेस आपका सेम है तो पावर को इक्विवेलेंट करते हैं, 0 is equal to b1 plus c1 plus d1 plus 1। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग l फाइंड आउट करेंगे। l की पावर है 0 is equal to 1 into a1 minus 3 into b1 minus 3b1 sorry minus 1 into c1 minus c1 1 into d1 यहाँ पर तो l है नहीं, तो b की पावर क्या बनी, सॉरी l की पावर क्या बनी, a1 minus 3b1 minus c1 plus d1 आ गया ये a1, ठीक है, minus 3b1 minus c1 1 into d1 is equal to 0 is equal to 0। next for temperature T is equal to 0 sorry T raised to 0 is equal to, यहाँ पर T नहीं है, यहाँ पर भी T नहीं है, यहाँ पर T है -1 into c1 मतलब कि माइनस c1, यहाँ पर -3 यहाँ पर सिर्फ -3 है, -3 इक्वेशन बनी -c1 -3d1 -3 is equal to 0। लास्ट फॉर थीटा, थीटा आपके पास में बनेगा सिर्फ यहाँ पर है -1 into d1 -d1 -1 is equal to 0। सिंपलीफाई करो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a1 b1 c1 d1 की, वैल्यू फाइंड आउट करनी है a1 b1 c1 और d1 की। यहाँ से आपको d1 मिल जाएगा, -1 सामने आने दो, यहाँ से नेगेटिव साइन नेगलेक्ट हो जाएगी, d1 की वैल्यू आ गई -1। ये जो d1 की वैल्यू आई उसको हम लोगों ने t में रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो t की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। 0 is equal to -c1 -3, अभी d1 आपके पास में -1 था, -3 into -1 plus 3 -3 बोथ विल बी कैंसिल आउट, तो c1 आपके पास में 0 आ जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपके पास में c भी है और आपके पास में d भी है तो आपको b मिल जाएगा, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 is equal to b1, c1 आपके पास में कितना है 0, तो c आपका 0 प्लस
डी की वैल्यू -1, -1 +1 -1 विल बी कैंसिल आउट, तो आपके पास में बी भी कितना आएगा 0। अभी आपके पास में ए बी सी तीनों है, आपके पास में बी है, सी है, डी है, तो आपको एल वाले इक्वेशन में ए मिल जाएगा। 0 इज इक्वल टू a1 माइनस 3, b1 की वैल्यू 0 है, b1 की वैल्यू 0, c1 की वैल्यू 0 है, c1 की वैल्यू 0, d1 की वैल्यू -1 है, d1 की वैल्यू -1, a1 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 1, सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर मिलेगा a1 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, -1 है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब a1 b1 c1 d1 चारों वेरिएबल चारों पावर की वैल्यू आपको मिल गई। ये चारों पावर की वैल्यू हम लोग हमारे पाई1 इक्वेशन में रखते हैं। पाई1 इज इक्वल टू d रेज टू a1, a1 कितना है 1, मतलब पे d रेज टू रो रेज टू b1, b1 कितना है 0, मतलब रो रेज टू 0, म्यू रेज टू c1, c1 कितना है 0, तो म्यू रेज टू 0, k रेज टू d1, d1 कितना है -1, k रेज टू -1 इनटू h। किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 आता है, नेग्लेक्टेड बचा गया d, h पावर माइनस में तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, मतलब कि hd अपॉन k। पाई1 की वैल्यू मिल गई, जैसे पाई1 की वैल्यू मिली बिल्कुल उसी तरह से हम लोग पाई2 को सॉल्व करेंगे। पाई2 क्या है, d रेज टू a2 रो रेज टू b2 म्यू रेज टू c2 k रेज टू d2 इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। वैल्यू रखते हैं, पाई डायमेंशनलेस टर्म है, आगे डायमीटर का फार्मूला रखा, एमएटी आपके पास में है, रो की रख दी वैल्यू, म्यू की वैल्यू रख दी, के की वैल्यू रख दी और वेलोसिटी की वैल्यू रख दी। फिर से वही स्टेप, दोनों तरफ हम लोग एमएटी थीटा की पावर को इक्विवेलेंट करेंगे। सबसे पहले m के लिए 0 इज इक्वल टू m यहाँ पर b2 प्लस c2 प्लस d2, यहाँ पर m है तो आपका m का फार्मूला आ गया। उसी तरह से l के लिए a2 माइनस 3b2 माइनस c2 प्लस b2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर के लिए T इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, यहाँ पर है -c2 माइनस 3b2 माइनस 1। और थीटा के लिए थीटा 0, यहाँ पर थीटा नहीं है, ये रहा थीटा -d2, यहाँ पर थीटा नहीं तो -d2 इज इक्वल टू 0, मतलब d2 की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज इक्वल टू 0। ये d2 की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो -c2 -3 इंटू 0 -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, -c2 -1 है, c2 आप इस तरफ ले आओ तो c2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू मिल गई, c2 मिल गया, d2 मिल गया, c2 d2 के बेस पर हम लोग m फाइंड आउट करेंगे तो आपको b2 मिल जाएगा। c2 की वैल्यू आपकी -1 है, d2 की वैल्यू 0 है, तो इसके बेस पर आपको b2 मिल जाएगा, दैट m इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू 1। आपके पास में b2 की वैल्यू आ गई, c2 की वैल्यू आ गई, d2 की वैल्यू आ गई, हम लोगों को फाइंड आउट करना है a2, तो हम लोग l के अंदर b2 c2 d2 की वैल्यू रख देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a2 a2 b2 c2 d2 की जो वैल्यू आई वो हम लोग वैल्यू रखेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 2 में, ओवर हियर यहाँ पर पाई2 इज इक्वल टू d रेज टू a2, a2 आपका 1 है मतलब d रेज टू 1, रो रेज टू b2, b2 1 है 1, म्यू रेज टू c2 -1 k रेज टू d2 0, k रेज टू 0 एंड b वेलोसिटी एज इट इज। सिंपलीफाई करो, पावर अगर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, बचा क्या रो वी डी अपॉन म्यू, तो हमारे पास में पाई2 की वैल्यू आ गई, आपके पास में पाई1 है, आपके पास में पाई2 है, दोनों के दोनों वैल्यू आ चुकी है। अभी पाई1 पाई2 के बाद में हम लोग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे हमारे पाई3 के लिए। ओवर हियर पाई3 आपके पास में क्या है, d रेज टू a3 रो रेज टू b3 म्यू रेज टू c3 k रेज टू d3 इनटू cp, मतलब इसके cp की कांस्टेंट प्रेशर। सॉल्यूशन करते हैं, पाई डायमेंशनलेस टर्म है, एज इट इज आएगा, d रो म्यू k cp सारे के आपके पास में mlt है, mlt मिल जाएंगे, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, m के लिए 0 पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर m नहीं है 1 इंटू b3 प्लस c3 प्लस d3, यहाँ पर m नहीं है, ठीक है, तो आपका m बन जाएगा b3 प्लस c3 प्लस d3 इज इक्वल टू 0। l आपके लिए बन जाएगा l
L के लिए A3 माइनस 3B3 माइनस C3 प्लस D3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर के लिए माइनस C3 माइनस 3D3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर थीटा माइनस D3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब D3 आपको मिल जाएगा दैट D3 इज इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारे T वाले फॉर्मूला में, तो आपको वैल्यू मिलेगी C3 इज इक्वल टू 1। D और C की वैल्यू हम लोग रखेंगे M में, तो हमको मिलेगा B3 इज इक्वल टू 0 और B, C और D की वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारे L वाले फॉर्मूला में, तो आपको मिलेगा A3 दैट इज इक्वल टू 0। जो भी A3, B3, C3, D3 आपको मिला है, ये चारों वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारी पाई3 इक्वेशन में। पाई3 इज इक्वल टू D रेज टू A3 आपके पास में आ रहा है 0, D रेज टू 0, रो रेज टू B3, B3 आपके पास में आ रहा है 0, 0, म्यू रेज टू C3 आपके पास में आ रहा है 1, 1, K रेज टू D3, D3 माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू C3, जिसकी पावर 0 है वो 1 हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दो। K रेज टू माइनस 1 है, पावर नीचे चले जाएगी, मतलब कि डिनोमिनेटर में आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, बचा क्या म्यू CP अपॉन K, मतलब पाई3 की वैल्यू आ गई। हमारे पास में पाई1 है, हमारे पास में पाई1 की वैल्यू है, पाई2 की वैल्यू है, पाई3 की वैल्यू है। तो फाइनल स्टेप, ये तीनों तीन वैल्यू हम लोग हमारे मेन इक्वेशन 1 में रखेंगे दैट फंक्शन 1 इज इक्वल टू पाई1 hd अपॉन k, पाई1 hd अपॉन k, पाई2 रो vd अपॉन म्यू, पाई3 म्यू cp अपॉन k इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है हमारा, फोर्स कन्वेक्शन फाइंड आउट करना है। फोर्स कन्वेक्शन कहां पर आ रहा है, तो h से रिलेटेड होगा, बट hd बाय k मतलब तो क्या होता है, सॉरी hd बाय k को क्या करो सब्जेक्ट हेड बना दो, hd बाय k को सब्जेक्ट हेड बना इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी फंक्शन करेगी रो vd अपॉन म्यू cp अपॉन k के लिए। तो इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, hd बाय k को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, hd बाय k इज द फंक्शन ऑफ रो vd अपॉन म्यू cp अपॉन k। hd बाय k का मतलब क्या होता है, नसेल्ट नंबर, रो vd अपॉन म्यू का मतलब होता है रेनॉल्ड नंबर, और म्यू cp अपॉन k का मतलब होता है प्रांड्टल नंबर। तो आप लोग बोल सकते हो नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। जो आपकी थियरी थी फोर्स कन्वेक्शन की, यही हम लोगों को डिफाइन करना था, यही हम लोगों को डिराइव करना था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, दैट नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। दोस्तों आई होप कि आपको इस थियरी में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेप में ना पता चला हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।